गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो तैयार हैं आप सभी? स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मेजरमेंट। उसको खत्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेजरमेंट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसड्यूसर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर जिसमें कुछ खास खास ट्रांसड्यूसर मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था। स्ट्रेन गेज मैंने आपको बता दिया था। क्या बोल रहे हो डियर? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े हो तो लाइव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपको इससे नॉलेज ही मिलेगा जो काम आएगा। अगली बार जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट में आपका मेजरमेंट वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो हम शुरू करेंगे ना। तो अगर हम बात करें ट्रांसड्यूसर के अंदर जो है, मैंने आपको क्या चाहिए, ट्रांसड्यूसर ये सब कुछ बता दिया था, डेफिनेशन और ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था सारी चीजें। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कहां से। नेक्स्ट हमें बात करनी थी थर्मोकपल से ना। कहां से बात करनी थी? थर्मोकपल से। थर्मोकपल में एक्चुअली क्या होता है, अपन दो जंक्शन अपन यूज करते हैं, एक होता है कोल्ड जंक्शन और एक होता है हॉट जंक्शन। और जैसे मानकर चलिए ये हमारे पास में क्या है, हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है। तो टेम्परेचर कहां से कहां ट्रेवल करेगा बताओ? हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन में। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये हमारे पास में जो आउटपुट देता है वो आरएमएस आउटपुट हमारे पास में होता है। इस चीज का ध्यान रखना, आरएमएस आउटपुट हमारे पास में होता है। जहां पर भी हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में मुझे अगर आरएमएस वोल्टेज मेजर करना होता है तो हम थर्मोकपल जो है वो हम यूज करते हैं। ये जो थर्मोकपल है वो कहां पर काम करता है, ध्यान रखिएगा, सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है? सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। सीबेक इफेक्ट का उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताओ? सीबेक इफेक्ट का जो हमारे पास में इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या होता है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या होता है? इनवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या होता है? इनवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या होता है? पेल्टियर इफेक्ट। और बाकी सभी जल्दी से बताओ। इनवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में? प्रणाम प्रणाम, गुड आफ्टरनून। तो पेल्टियर इफेक्ट अपन उसको बोलकर चलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? पेल्टियर इफेक्ट बोलकर चलते हैं। एक होता है जूल्स लो, नहीं, पेल्टियर इफेक्ट अपन उसको बोलकर चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी तो सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बोले हैं। सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, हॉट जंक्शन होता है, कोल्ड जंक्शन होता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है चेंज इन टेम्परेचर को आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है पैसिव ट्रांसड्यूसर है? जल्दी से बताओ। ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है पैसिव है? तो सप्लाई अपन नहीं दे रहे हैं, हमें सप्लाई मिल रही है। अगर ये सप्लाई मिल रही है तो ये हमारे पास में क्या होगा? एक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा। क्या होगा हमारे पास में? एक्टिव ट्रांसड्यूसर हमारे पास में रहेगा। हाँ, एक्टिव ट्रांसड्यूसर हमारे पास में होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, ये एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। किसी को ध्यान रखना, एसी और डीसी। बाकी मैं बता चुका हूँ हाई फ्रीक्वेंसी में अपन इसको यूज करते हैं। ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है हमारे पास में? मेजर कर सकता है। ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। और ये तीन कंपोजिशन याद रखना मेटल के। कॉन्स्टेंटन होता है हमारे पास में, निकल और कॉपर हमारे पास में होता है। क्रोमेल जो होता है हमारे पास में 90% क्रोमियम और 10% निकल होता है। एल्यूमिल हमारे पास में होता है निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ लेगा, एल्यूमिल, क्रोमेल और कॉन्स्टेंटिन का कंपोजिशन है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, थर्मोकपल के बाद में अगर हम बात करते हैं थर्मोकपल के बाद में बात करते हैं थर्मिस्टर के बारे में। पहले पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं अपन? थर्मिस्टर के बारे में। ठीक है, थर्मोकपल के बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में? थर्मिस्टर के बारे में। तो थर्मिस्टर जो है वो क्या होता है हमारे पास में? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका। थर्मिस्टर जो है आप कहाँ यूज करते हैं, जल्दी से बताओ? इसको यूज कहाँ करते हैं? थर्मिस्टर को जो है अपन बहुत ही छोटी से छोटी साइज में अपन क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसको अपन यूज करते हैं कहीं पर भी बॉयलर के अंदर टेम्परेचर अगर मुझे मेजर करना हो, वेरी हाई टेम्परेचर भी अपने पास मेजर करना हो, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज आती होती है,
आती है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं थर्मिस्टर को हमारे पास में। तो थर्मिस्टर जो है ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक्टिव नहीं होता है, इसको सप्लाई देने की जरूरत होती है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा हमारे पास में, पैसिव ट्रांसड्यूसर होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, वेरी स्मॉल साइज में डिजाइन किया जा सकता है। और ये किसका बना होता है ये जरूर याद रखिएगा, सिंथेटिक मिक्सचर ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर और आयरन का हमारे पास से बना होता है ना। निकल, कोबाल्ट या कॉपर आयरन का हमारे पास में बना होता है। इसकी रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, मुझे नहीं लगता है कभी पूछेगा, लेकिन हाँ ईएससी में पूछा हुआ है। ऐसी इक्वेशन देकर के बताओ ये किसकी इक्वेशन है, तो थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर आपको दे रखे होंगे, एक पर टेम्परेचर दे रखा होगा, दूसरे पर टेम्परेचर पूछेगा, और अब बीटा आपको दे रखा होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास में। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो टेम्परेचर आप पुट करेंगे वो डिग्री केल्विन के अंदर होना चाहिए, इस इक्वेशन के अंदर डिग्री केल्विन के अंदर आपको पुट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में रेजिस्टेंस कम होना हमारे पास में, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास में होगा। नेक्स्ट इसको यूज कहां करते हैं, ध्यान रखना, हीटर में यूज करते हैं, अल्टरनेटर में यूज करते हैं, टेम्परेचर कंपनसेशन टेक्निक के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला होगा हमारे पास में, डॉक्टर के पास में जब आप जाते हैं तो जल्दी से बताओ, डॉक्टर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करता है, वो यूज करता है थर्मोमीटर। अरे क्या यूज करता है, थर्मोमीटर यूज करता है। थर्मोमीटर का एक और नाम होता है, कोई बताएगा थर्मोमीटर का एक और नाम क्या होता है, थर्मोमीटर का एक और नाम क्या होता है, तो वो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या होता है हमारे पास में, थर्मोमीटर जो है उसका एक और नाम होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर हमारे पास में होता है, जो आप कहाँ यूज देखते हो, आप डॉक्टर के पास में देखते हो। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, एक्टिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है हमारे पास में। और वी यहाँ इसको बनाने के लिए अपन गोल्ड एंड सिल्वर जो है अपन यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी हमारे पास में लो होती है। यहाँ पर प्लेटिनम, निकल और निकल अलॉय जो है वो यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा R इज इक्वल टू आर नोट प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, 1 + α × ΔT। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे कि दो टेम्परेचर डिफरेंस आपको देता है, दो अलग अलग टेम्परेचर, एक पर रेजिस्टेंस देता है, दूसरे पर रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है ना। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, R इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 + α × ΔT। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर होता है ना ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, यहाँ केल्विन में नहीं होता है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता है। केल्विन में कहां पर होता है, थर्मिस्टर के अंदर हमारे पास में केल्विन के अंदर होता है। नेक्स्ट इसको अपन यूज कहां करते हैं, तो यूज करते हैं इसको अपन मेडिकल जो इक्विपमेंट है वहां पर यूज करते हैं। और इसका पॉजिटिव टेम्परेचर हमारे पास में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। क्या होता है इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड थर्मोमीटर के बाद में हम आते हैं कहां पर, तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताओ फ्लो मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, या एंगुलर स्पीड मेजरमेंट के लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं। पहला आप मुझे बताओ, एंगुलर स्पीड मेजरमेंट के लिए कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हम यूज करते हैं, एंगुलर स्पीड मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, जल्दी से याद रखना है आपको सारी चीजें। एंगुलर स्पीड मेजरमेंट के लिए टेको जनरेटर, और बताओ एंगुलर स्पीड के लिए टेकोमीटर, आगे बस एक ही, चलिए। तो मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखा है, कौन कौन से ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में तीन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टेको जनरेटर, एक होता है हमारे पास में स्ट्रोबोस्कोप। क्या होता है हमारे पास में, टेको जनरेटर, स्ट्रोबोस्कोप एंड पीजो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ये हमारे पास में क्या होता है, एंगुलर स्पीड मेजरमेंट के लिए ट्रांसड्यूसर होते हैं। फ्लो मेजरमेंट के लिए याद रखना, ऑरिफिक प्लेट, वेंचुरीमीटर, रोटामीटर एंड वेंस। ये चार नाम, चारों किसी न किसी एग्जाम में, पांचों नाम पूछे गए एग्जाम के अंदर। होट वायर एनीमोमीटर भी होता है हमारे पास में। तो फ्लो मेजरमेंट के लिए जो है वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ऑरिफिक प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, रोटामीटर, वेंस एंड होट वायर एनीमोमीटर जो है वो आपसे पूछेगा कि फ्लो मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में प्रेशर मेजरमेंट के लिए, अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, अगर हमारे पास प्रेशर जो हमें मेजर करना है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बर्डन ट्यूब, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, डायफ्राम यूज करते हैं, बेलोज यूज करते हैं एंड मैनोमीटर अपन यूज करते हैं। ये चार नाम जरूर याद रखना है, चार नाम जरूर याद रखना है। हमारे पास में कौन कौन से होंगे ध्यान रखिएगा, बर्डन ट्यूब, डायफ्राम, बेलोज एंड मैनोमीटर।
ये चारों क्या होंगे, प्रेशर मेजरमेंट के काम में आएंगे, लेकिन कब, जब हमारा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अगर आप मुझे बताओ हमारा प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे कम है, तो बताओ क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताओ। अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो हम क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। ये तो हमारे पास में क्या है, ज्यादा है तब हम यूज कर रहे हैं, कम है तो क्या यूज करेंगे। पिरानी वैक्यूम गेज, करेक्ट, सही। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पिरानी वैक्यूम गेज अपन यूज करते हैं, थर्मोमीटर वैक्यूम गेज अपन, थर्मिस्टर वैक्यूम गेज यूज करते हैं, और थर्मोकपल वैक्यूम गेज यूज करते हैं ना। क्या यूज करते हैं, पिरानी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल वैक्यूम गेज जो है वो हम यूज करते हैं अगर हमारा प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वेरी हाई प्रेशर के लिए अपन यूज करते हैं ब्रिजमैन गेज। ये नाम जरूर याद रखना। वेरी हाई प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वेरी हाई प्रेशर है, कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ब्रिजमैन गेज जो है वो हम यूज करते हैं वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो ये आपको सारे पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं कि किसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट यही है ट्रांसड्यूसर के अंदर जो खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए, तो ये याद रहेंगे, जल्दी से बताओ, याद रख लोगे, याद रहेगा। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, कौन कौन से ट्रांसड्यूसर कौन क्या काम करता है, किसको मेजर करता है, कौन एक्टिव होता है, कौन पैसिव होता है, कौन प्राइमरी होता है, कौन सेकेंडरी होता है, और किन कौन किसको किसमें। आज समझ नहीं आ रहा बेटा, ये सारी चीजें याद करने वाली, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं था। आप मुझे पूछोगे कि ब्रिजमैन केज क्या काम करता है, मैं बोलूंगा हाई प्रेशर मेजर करना है, वो आपको याद करना पड़ेगा ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि थर्मोकपल क्या काम करता है, थर्मोकपल क्या काम करता है, चेंज इन टेम्परेचर को आउटपुट वोल्टेज में देता है, तो वो हमारे पास में आंसर होगा। आउटपुट में क्या मिलता है, एसी और डीसी को मेजर करता है, तो अपन बोलेंगे सर दोनों को मेजर करता है। आंसर किसमें मिलेगा, वोल्टेज सर आरएमएस में मिलेगा। किस पे काम करता है सर, सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है हमारे पास में। सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या होता है कि दो मेटल पीस जंक्शन को अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर अपन हेल्ड करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर रहता है। तो उसी को अपन बोलते हैं सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल हम बोलकर चलते हैं। थर्मोकपल को कहाँ यूज करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर में आरएमएस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट अब इसमें क्या समझाऊं, मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ, ये सारा रटने वाली चीजें हैं। इसमें आपका वो वाला टैलेंट चाहिए जो कौन सा है, वन नाइट का जो टैलेंट होता है ना, इस वाले टॉपिक में कुछ समझने लायक नहीं है ना। इसीलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ज्यादा, क्योंकि कितना ही कोशिश कर लूं मैं, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, सारे पॉइंट आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, समझने वाला टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। चलिए, तो हेडिंग लिखना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए। तो अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है, इतना याद कैसे रखें, बस जैसे सेमेस्टर का याद करते हो वैसे ही रात को बैठ जाओ, एक दिन रट्टा वट्टा लगा लो, सारी चीजें ऐसी तरीका है। कभी भी ध्यान रखना, जिन चीजों को याद करना होता है ना, उनको आप रटने की बजाय लिख लिख कर पढ़ लो, 20 बार लिख दो उस चीज को, है ना, 20-30 बार लिख दो। जब आप 20 से 30 बार आप लिख दोगे, याद होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ सोमनाथ। अगर आप किसी चीज को, अगर आप 20 to 30 टाइम्स आप लिख देते हैं, तो लिख कर अगर आप पढ़ोगे तो याद होगा कि नहीं होगा, याद हो जाएगा। और एक और चीज ये कि जब आप एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है वो क्या होगा, वहां पर एलिमिनेट भी कर दोगे ना, ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा वहां पर, है ना। विकास बोल रहे इतना टाइम कहाँ है, क्या कर सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपकी तरफ से, आज है ना 30 बार मैं लिख दूंगा बेटा, आज बैठ कर एक काम करूंगा। आपके पास टाइम नहीं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि आप लिख कर नहीं पढ़ सकते तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपकी तरफ से आज मैं लिख दूंगा, है ना, 30 बार मैं लिख दूंगा, ठीक है, फिर चलेगा।
ठीक है विकास? चलिए, तो आप में से भी अगर कोई लिखना चाहे विकास की तरफ से, तो 30 बार आप भी लिख दें एक बार विकास की तरफ से, क्योंकि विकास को उतना टाइम नहीं वो लिख के पढ़ने का। तो मैं भी 30 बार मैं लिख के लिख दूंगा उनकी तरफ से, और 30 बार आप भी लिख देना अपनी तरफ से ना, ताकि विकास को याद हो जाए। चलो यहाँ पर आ जाओ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें, तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, हमारे पास में कम से कम, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार एसएससी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन के अराउंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से देखने को मिलेंगे। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज जो है वो हमारे पास में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉलेजेस में एडमिशन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो अगर अच्छा है तो हमें थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा ना। तो अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है कहां से? सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। कहां से शुरुआत होती है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। जब तक आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में नहीं पता होगा, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझ ही नहीं सकते। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। चलिए, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगर हम बात करें, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या होगा हमारे पास में? सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर जो है, सबसे पहले बात होती है हमारे पास में किसके बारे में? किसके बारे में बात होती है? कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात होती है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक तो होता है ग्रुप, हमारे पास में होते हैं 13 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, और ग्रुप 15 के एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास में क्या होगा? ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ग्रुप 13 के होते हैं हमारे पास में बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। ये होगा हमारे पास में कहे सीता जी सुनो प्रभु। नेक्स्ट होगा हमारे पास में नाइट, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। एक्चुअली ये जो ग्रुप 3 के एलिमेंट है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास में? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर आप एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होंगे। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में? 3 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिएगा कि बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास में? 3 वैलेंसी होगी। 3 के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, ट्राई। क्या यूज करते हैं? ध्यान रखना, ट्राई हमारे पास में यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या, 3 इसकी वैलेंसी है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राई और वैलेंट हमारे पास में हो जाएगा। वैलेंसी को अपन लिख देंगे वैलेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, जिसकी वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए इसको अपन ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटीज अपन बोलकर चलेंगे। किसके अंदर? ध्यान रखना, जब अपन किसी भी सेमीकंडक्टर में मिक्स करेंगे, तो यह ध्यान रखना, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर? 3 है, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं ट्राईवेलेंट। क्या बोलेंगे अपन उसको? ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज हम बोलकर चलेंगे। यहां पर क्या होगा, जो नाइट्रोजन है ना, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ओनली। उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 कितने हो गए? 7। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 5 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 5। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ये अगर 5 वैलेंसी है, तो इसलिए इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं अपन इसी को? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। और ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन का डायोड होता है, जर्मेनियम का डायोड होता है। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल अपन यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। ये सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके अलावा एक और आजकल नया यूज कर रहे हैं अपन, गैलियम आर्सेनाइड। क्या यूज कर रहे हैं अपन? एक और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है इन दोनों के अलावा, वो है गैलियम आर्सेनाइड। उसको भी फिलहाल के लिए अपन क्या करते हैं? बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मेनली 3 अपन मटेरियल के बारे में बात करेंगे, 3 मटेरियल के बारे में बात करेंगे। और 3 क्या होगा हमारे पास में? बेटा अजय, डिस्टर्ब मत करो ऐसे ना, पढ़ाई पर फोकस करो। चलिए,
तो ये हमारे पास में क्या होंगे, 3 हमारे पास में क्या होंगे, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होंगे। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास में होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ट्राइवेलेंट क्या होते हैं, पेंटावेलेंट हमारे पास में क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पहला बॉन्ड हमारे पास में होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, सेकंड होगा कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और लास्ट क्या होगा हमारे पास है, मेटेलिक बॉन्ड। क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड। तो 3 टाइप के हमारे पास में बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या होगा हमारे पास में, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होकर अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो कहलाएगा हमारे पास में आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से होगा, ध्यान रखना है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हमारे पास में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड हमारे पास में बनेगा। आयनिक बॉन्ड जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सोडियम जो है वो Na प्लस है, सोडियम जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास में, Na की जगह Na प्लस बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। और सोडियम हमारे पास में क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, वो माइनस बना देगा, Cl माइनस बना देगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो Na प्लस Cl हमारे पास में क्या होगा, 2Na प्लस Cl2 क्या बनाएगा हमारे पास में, 2NaCl बना देगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ जो एक सोडियम है ना, अपना वो एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखोगे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 10 और 8 और 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। और इसके आउटर मोस्ट सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, जल्दी से बताएंगे ना। तो क्या होता है, वो 17 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम को दे देगा। अगर सोडियम से ले लेगा, मतलब सोडियम से अगर वो लेगा तो वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करके, मतलब ऑक्टेट पूरा करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस तरीके से बॉन्ड बन के, अगर कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट बन रहा है तो ध्यान रखना वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। जिससे अगर हम बात करें यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की जो है कहां पर होता है, तो आयोनिक बॉन्ड होता है हमारे पास में इंसुलेटर के अंदर। कहां पर होता है, क्या होगा हमारे पास में, हाँ, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और ये किसके अंदर होगा हमारे पास में, तो ये होगा इंसुलेटर के अंदर। चलिए, तो ये जो बॉन्ड है वो कहां पर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर के अंदर जो है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास में प्रेजेंट होगा। कहां पर, इंसुलेटर के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जिससे मानकर चलिए हमारे पास में यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पहला क्या होगा हमारे पास में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिससे अगर मैं बात करूं, CH4 आपने नाम सुना होगा, मिथेन। CH4 में कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर अपना बॉन्ड पूरा कर लेगा, और इस तरीके से वो CH4 बनाएगा ना। तो CH4 में जो हमारे पास में बॉन्ड बनता है वो क्या होगा हमारे पास में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारे पास में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका एग्जांपल हमारे पास में मीथेन है। क्या होगा हमारे पास में, मीथेन हमारे पास में इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट होगा हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कहां पर होता है, ध्यान रखना, प्रेजेंट इन इंसुलेटर, सॉरी इंसुलेटर नहीं, सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉन्ड बनता है ना, तो वो हमारे पास में क्या बनेगा, वो हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास में बनेगा। नेक्स्ट
जैसे अगर एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको यहाँ पर, क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो सी आपको पता होगा क्लोरीन कभी भी सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं करता है, Cl2 में एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 हो गए। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरा क्लोरीन बोलेगा एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं ना। तो क्लोरीन क्लोरीन मिलकर Cl2 बना देंगे, स्टेबल स्टेट में भी चलेगा। इसीलिए तो है कि क्लोरीन कभी भी सिंगल एटम में प्रेजेंट नहीं होता है, हमेशा डायटोमिक हमारे पास में रहता है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास में। और किसके अंदर ध्यान रखिएगा, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हमारे पास शेयरिंग करके एलिमेंट, अगर हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो हम वहां पर क्या बोलकर चलेंगे, हमारा कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, जैसे आपको सिलिकॉन का भी पता होगा, सिलिकॉन के बाहर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या काम करेगा, सिलिकॉन जो है वो एक हाइड्रोजन 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 या किसी भी एटम के साथ में क्या करेगा, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरीके से दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग कर देगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये दूसरे सिलिकॉन एटम में इनके पास वाले 3 के साथ में और बॉन्डिंग कर लेंगे तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेता है ना। क्या बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसका डायग्राम भी मैं आपको बनवाऊंगा अभी, है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले अपन पॉइंट लिख देते हैं। नेक्स्ट होगा मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास में जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो हमारे पास में किसके अंदर होगा, मेटेलिक बैंड के अंदर होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, ये कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन इंसुलेटर, यूज्ड इन सॉरी कंडक्टर, यूज्ड इन कंडक्टर। और ये हमारे पास में क्या होगा, यहां पर क्या होगा हमारे पास में, तो ये यूज करेंगे कहां पर, कंडक्टर में यूज करेंगे, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से हमारे पास में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, जल्दी से बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए, आयनिक बॉन्ड क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, करेक्ट। आयनिक बॉन्ड क्या होगा हमारे पास में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास में होगा। उसके बाद में क्या होगा, कोवलेंट, और फिर लास्ट में क्या रहेगा, मेटेलिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास में क्या रहेगा, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। फिर हमारे पास में क्या होगा, मेटेलिक होगा, सॉरी कोवलेंट होगा। फिर क्या होगा, मेटेलिक होगा। चलिए, तो ये हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास में होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास में होगा। नेक्स्ट समझिएगा, इन 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा, अब ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, आपसे बोलेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो डायमंड हमारे पास में होगा। क्या होगा हमारे पास में, डायमंड जो है वो हमारे पास में रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा, डायमंड हमारे पास में होगा। डायमंड
इज स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट डायमंड इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट हमारे पास में होगा। और बट इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। डायमंड में जो बनता है ना, उसमें बॉन्ड कौन सा होता है, डायमंड जो है उसमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो उसके अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड, है ना। डायमंड के अंदर जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड कौन सा होता है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, तो डायमंड के अंदर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास में रहेगा। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास में होगा। इस चीज का ध्यान रखिए, अगर पूछ ले कभी तो आप इसका आंसर जो है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जल्दी से बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में होगी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ई हमारे पास में होगी। और ई इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। वी बाई क्यू लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास में, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फोर्स एफ बाई क्यू लिख सकते हो। एफ बाई क्यू लिख दो। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास में क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो वोल्टेज वी जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होगा ना। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय क्या होगा, चार्ज हमारे पास में होगा। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो वर्क आएगा ना, यही वोल्टेज इंटू क्या होगा, चार्ज हमारे पास में होगा। या फिर Q इंटू वी हमारे पास में होगा। W यहाँ पर क्या होता है, वर्क हमारे पास में होता है, वर्क। और अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो बताओ उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी क्या होती है हमारे पास में। इफ इलेक्ट्रॉन मूव, इफ इलेक्ट्रॉन मूव, देन क्या काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास में, और काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं अपन, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में। और ये क्या है, ये भी वर्क, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, एनर्जी भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इसी को आप एनर्जी भी आप बोल सकते हो ना। तो यहां से ये हमारे पास में क्या है, एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो है काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर आप अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। तो मूव करेगा तो ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों ही क्या होगी हमारे पास में, इक्वल होगी। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान रखिएगा, दोनों ही इक्वल होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी हमारे पास में होगा। टू को ऊपर ले जाओ, एम को नीचे ले आओ। तो v इज इक्वल टू टू क्यू वी डिवाइड बाय एम, और उसका रूट आप ले लीजिए। ये फॉर्मूला आप सभी में किसी ने देखा है, फॉर्मूला जल्दी से बताओ। ये आपने देखा है फॉर्मूला। तो ये एग्जाम में आपको यहां पर ध्यान रखना, v क्या है, तो ये v वेलोसिटी हमारे पास में है, v क्या है, वेलोसिटी है। और ये जो v है ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होगा, या फिर क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल हमारे पास में रहेगा ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेता है, तो एग्जाम में ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास में हम यहाँ पर तीन टाइप के एलिमेंट एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट, तीन टाइप के एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, पहला होगा हमारे पास में कंडक्टर। कंडक्टर,
दूसरा हमारे पास में क्या होगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। थर्ड हमारे पास में क्या होगा, इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो अगर हम बात करें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर जो हैं, ये तीन हमारे पास में क्या होंगे, मेन हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे जिसकी हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कंडक्टर में जो है वो बॉन्ड कौन सा होता है, तो यहाँ मेटेलिक बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, आयोनिक बॉन्ड। चलिए, तो ये तीन टाइप के बॉन्ड हमारे पास में होंगे। यहां पर हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखिएगा। जैसे मानकर चलिए, मैं आपको क्या बोल रहा था इससे थोड़ी देर पहले, मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर जैसे मानकर चलिए कि ये हमारा कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो हमारे पास में स्टेट है, ये कहलाती है इसकी वैलेंस, वैलेंस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करवा कर मुझे कहाँ ले जाना है, बाहर फ्री स्पेस में ले जाना है। किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए बाहर फ्री स्पेस में ले जाना है। जो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो अपन बोलते हैं कि ये कंडक्शन बैंड में आ चुका है ना। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ये जो होगा थोड़ा सा फूंक मारूंगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, क्या बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है उससे, उससे बोला था फॉरबिडन एनर्जी गैप। करेक्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, कुछ भी आप बोल सकते हो ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप अपन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस उसी बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है तो कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस स्टेट से कंडक्शन स्टेट में ले जाने के लिए हमें कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं अपन उसको, एनर्जी बैंड गैप। उसी के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट एनर्जी बैंड गैप के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये होगा हमारे पास में वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर जाने के लिए आप मुझे बताएंगे इसमें एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, यहां पर ईजी, ईजी एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, ईजी कितना होता है, जल्दी से बताओ। फोर किसके लिए, कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। तो ये लगभग जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास में, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास में होगा। लेकिन बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि ईजी जो होगा वो लेस देन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस किसने ये भी देखा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किस किसने ये भी देखा है। बहुत बार ये भी लिखा होता है लेस देन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा है आपने, हाँ। तो एकदम सही बात है। आप मुझे बताओ, क्या जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि आपने कोई एनर्जी नहीं दिया, कोई पोटेंशियल नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, हमारे पास में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी ना। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे, लेकिन हाँ वो नेग्लेजिबल होगा, बहुत कम होगा। लगभग वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे नीचे ही रहेगा हमारे पास में ना, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे नीचे ही रहेगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में ये ध्यान रखना, अगर ये रेंज दे दे या फिर ये दे दे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। लेकिन अगर हम बात करें यही सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड गैप जो है, चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है, ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये है हमारे पास में क्या है, इसको अपन बोलते हैं ईसी, और ये क्या होगा, ईवी। ईसी क्या है हमारे पास में,
कंडक्शन बैंड की एनर्जी, और ईवी क्या है हमारे पास में, वैलेंस बैंड की। ये ध्यान रखना, ये मिनिमम, ईसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ, मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी। तो ध्यान रखना ईसी क्या है, ईसी है मिनिमम एनर्जी, इतनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव्स या रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं, क्या चीज ध्यान रखना, ईसी। ईसी क्या है हमारे पास में, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे वाली एनर्जी हमारे पास में रहेगा। ईवी क्या है हमारे पास में, ध्यान रखना, मैक्सिमम एनर्जी बैंड। ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास में है, जिससे नीचे हमारे पास में क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, या मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, बस इतना सा आप लिख दीजिए। तो ये मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड हमारे पास में रहेगा। इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप होता है उसको बोला जाता है ईजी। तो ईजी जो होता है ना, वो ईजी इक्वल टू होता है ईसी डिवाइड बाय ई। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये होगा हमारे पास में, ईसी माइनस करो, डिवाइड नहीं करो, ईसी माइनस है ना, ईसी माइनस ईवी। तो ये होगा ईजी हमारे पास में रहेगा। इसके लिए जो ईजी होता है ना, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है हमारे पास में, तो 1 से ज्यादा और किससे कम, जल्दी से बताओ, 1 से ज्यादा और किससे कम होगा, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में, करेक्ट, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी बैंड गैप होता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। मतलब इतना एनर्जी बैंड गैप आपको चाहिए, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर जो है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, तो इंसुलेटर में और भी बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। इंसुलेटर के अंदर तो क्या होगा, और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं बच्चे। चलिए अगर हम बात करें यहां पर, तो ये होगा हमारे पास वैलेंस बैंड और ये होगा कंडक्शन बैंड। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये ईसी होगा, ये ईवी होगा, और यहां पर एनर्जी बैंड गैप जो है ईजी होगा, ईजी मतलब ईसी माइनस क्या होगा, ईवी, और वो रहेगा हमारे पास में लगभग रेंज की अगर मैं बात करूं ईजी की, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। बट जनरली आपको अगर बुक्स में ज्यादातर आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक दिया जाता है, 5-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है ना। तो जनरली जो है 5 to 6 लिख सकते हो, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं, बुक्स में उतना भी लिखा होता है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पहुंचाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। हम बोलते हैं ना हमेशा कि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, यहाँ सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, कंडक्टर में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई, जो भी हमारे पास में एलिमेंट है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग। ये चीज क्लियर है, जल्दी से बोलिए यार, कुछ तो बोलिए। कोई भी डाउट हो आप पूछते रहिएगा, है ना। वैसे मैं बहुत जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, और मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हुआ निकल रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर बात कर लेते हैं, फिर अपन जाएंगे सेमीकंडक्टर, फिर से आएंगे पर। तो यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला होता है हमारे पास में थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज जिसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज। टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज अपन बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर क्या होता है, थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है केटी बाई क्यू। केटी बाई क्यू हमारे पास में होता है, केटी बाई क्यू। बट ये फॉर्मूला नहीं पूछता है आपको, ये नहीं पूछता है आपको, ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिवाइड बाई 11600। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में क्या है, सेम है।
KT/Q से भी याद रख सकते हो, नहीं तो T/11600। अगर कभी ऑप्शन में ऐसा दिया गया हो तो भी आप याद रखिएगा। यहां पर K क्या होता है, जल्दी से बताओ। विकास बोल रहे हैं कि सर आपने 1 से 3 बताया है EG फॉर सेमीकंडक्टर, बट बेटा मैंने अभी जो लिखाया है वो मैंने आपको इन जनरल लिखाया है। क्या मैंने किसी मटेरियल का नाम लिया, सिलिकॉन, किसी का भी नाम लिया मैंने? जल्दी से बताओ। अभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने इन जनरल बोला कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होंगे तो इस रेंज में हमारे पास में EG रहेगा उसके पास में। हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब आप अपने हिसाब से अगर जर्मेनियम जोड़ देंगे तो नाम कैसे पता चलेगा? अपन बात करेंगे आगे जाने के बाद में। दो जगह बात करूंगा, 0 केल्विन पर भी बताऊंगा और आपको मैं टी रूम टेम्परेचर भी बताऊंगा ना। एक हेल्प कर दिए, DDJ में जेई की प्रिपरेशन करने की सोच रहा हूँ। DDJ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल का सिलेबस मेरा क्लियर है। मैकेनिकल क्या क्या पढ़ना है? मैकेनिकल का आपका दोस्त ही बता सकता है आपको, अगर कोई मैकेनिकल का फ्रेंड है या फर्स्ट ईयर में आप जितना मैकेनिकल पढ़े हैं। केवल सर फिर भी इंसुलेटर का नियर टू 0 होगा। बेटा विकास, ऐसे पानी की गिलास उठाओ, इस तरह से फिंगर डालो अंदर, ऐसे मुंह पे ऐसे छींटे मारो थोड़े से, अच्छा लगेगा। क्योंकि दिन का टाइम है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते नींद आ जाती है, तो आपको भी आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता है ना। अब इंसुलेटर का 0 होगा, इंसुलेटर का क्या 0 होगा? EG 0 होगा इंसुलेटर के अंदर। ऐसे मत करो यार, आप तो पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ही चेंज कर दोगे। चलो यहां पर आ जाओ फिर से ना। तो के यहां पर क्या होता है? के होता है हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है हमारे पास में। क्यू हमारे पास में क्या होता है? चार्ज हमारे पास में होता है ना। तो जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और चार्ज की वैल्यू यहां पुट करोगे ना, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है। बट ये फॉर्मूला याद रखना, उसकी वैल्यू याद रखने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा, बताओ यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर आपसे पूछ लिया जाएगा रूम टेम्परेचर पर VT कितना होगा, जल्दी से बताओ। रूम टेम्परेचर पर VT कितना होगा हमारे पास में, जल्दी से बताओ। अच्छा पहले ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ टेम्परेचर किस में होता है। जल्दी से बताओ, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है या केल्विन के अंदर होता है? क्या होता है, जल्दी से बताओ। रूम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, तो केल्विन के अंदर होगा टेम्परेचर यहाँ पर, या फिर हमारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर? क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। केल्विन के अंदर, करेक्ट। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में पुट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में मत पुट कर देना। अब रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, तो रूम टेम्परेचर पर VT जो है वो केल्विन में कितना होता है, जल्दी से बताओ। VT केल्विन में कितना होता है? VT, हाँ 25.96 आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। VT जो है वो कितना होगा रूम टेम्परेचर केल्विन में? तो क्या होगा हमारे पास में? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। 300 डिग्री केल्विन, करेक्ट। तो केल्विन की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम 273 में हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम ऐड कर लेते हैं, तो वो केल्विन में 27 डिग्री को नॉर्मली माना जाता है रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ पर आप 300 डिवाइड बाय 11600 आप पुट कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट आपके पास में आंसर होगा। क्या होगा? 26 मिली वोल्ट जो है वो हमारे पास में आंसर रहेगा। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 26 मिली वोल्ट। या फिर एग्जैक्टली डेटा पूछे तो 25.9 या 25.8 के भी रेंज के बीच में हमारे पास में आता है, तो वो डिवाइड आप कर लेना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज, यानी कि थर्मल वोल्टेज हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारे पास में मोबिलिटी। टेम्परेचर इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज के बाद में क्या आएगा? मोबिलिटी। मोबिलिटी
कोई बताएगा मोबिलिटी क्या होती है हमारे पास में? मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी को अपन म्यू से डिनोट करते हैं ना, मोबिलिटी को हम म्यू से हम डिनोट करते हैं। जल्दी से बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? सबसे पहले आप मुझे यूनिट बताएंगे, यूनिट बताओ जल्दी से। चलिए क्या आंसर आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकंड, करेक्ट। मोबिलिटी क्या है तो समझना, मोबिलिटी को देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको फील करा देता हूँ। वैसे तो आपने क्लास में फील किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको फील करा देता हूँ कि जिससे मानकर चलिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। आप सुबह सुबह ऐसा फील करो, मोबिलिटी को आप प्रैक्टिकली आप समझ जाओगे कि ये बताना क्या चाहता है, मोबिलिटी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे आप सुबह सुबह आप घर से निकलते हैं बाइक वाइक लेकर, तो आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप बात करोगे 6 बजे के अराउंड, तो रोड बिल्कुल खाली होती है। आप अपनी मर्जी जितनी स्पीड पे आप बाइक को चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है 10 बजती है, आपको पता है ट्रैफिक बढ़ता है, फिर आप उतनी स्पीड जो है वो नहीं बढ़ा पाते हैं। तो मोबिलिटी क्या है? मोबाइल होने की एबिलिटी। मोबाइल मतलब क्या था? घूमने की एबिलिटी। तो जैसे जैसे क्या होगा, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर गया, कुछ भी नहीं है, खाली है, हाई स्पीड से जाएगा। तो मोबिलिटी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी ऑफ स्पीड बताएगी कि वो कितनी स्पीड से मूव कर सकता है। लेकिन जैसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर हो जाएंगे, धीरे धीरे मोबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में? कम हो जाएगी हमारे पास में ना। तो मूविंग एबिलिटी आप बोल सकते हो डेफिनेटली कि मूविंग एबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि आपके पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो मोबिलिटी ज्यादा है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मोबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रोड खाली है तो आप ज्यादा स्पीड से जाओगे। अगर रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आप बहुत धीरे धीरे जाओगे ना। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा। अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा। तो यानी कि हमारे पास में मोबिलिटी जो है वो क्या बताती है हमारे पास में? इट इंडिकेट्स, क्या बताएगा हमारे पास में? द मूविंग एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में देगी, है ना। समझ में आ गया? In the presence of electric field, correct। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो, प्लीज चेक व्हाट्सएप डाउट। इतना इंपॉर्टेंट है? पहले आपको मैसेज देखना पड़ेगा या पहले अपन पढ़ ले? चलो कोई नहीं, मैं पहले देख लेता हूं आपका मैसेज। चलो, मैसेज देखने से एक पता लगा कि आप सभी के लिए एक वेरी गुड न्यूज। केवीएस के अंदर आपके पास, वो तो मैंने कल ही आपको बताया था क्लास के अंदर, केवी के अंदर जो है वैकेंसी आने वाली लगभग 12,000 से 13,000 वैकेंसी। उम्मीद कर सकते हैं बीटेक वालों के लिए 500,000 वैकेंसी होगी, है ना। केवीएस में आपके पास वैकेंसी आने वाली है, बल्क में वैकेंसी आएगी।
हाँ, अब मैं आपका जो मैसेज है वो देख लेता हूँ। अभी आपने भेजा है? अरे यार, दिस न्यूज इज रियल और फेक। बेटा आप कहाँ हो? किसी ग्रह पर तो नहीं हो? जिसने भी भेजा है मुझे अभी कि सर देखिए, बेटा आप इसी ग्रह के हो पक्का? सच बताओ। इन्होंने ड्राफ्ट भेजा है, वो जो अपने वीडियो नहीं बना रहे, कल से सभी लोग लड़ रहे हैं कि सर ये ड्राफ्ट रियल है और फेक है। बेटा यूट्यूब, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उस पर बेल आइकन जरूर दबाना है कि जैसे ही कोई चीज आती है ना तो उसको है ना, हर एक चीज इन्फॉर्मेशन वहां पर सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो इस ड्राफ्ट के लिए आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे मत करो। ये सही बात है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पर हम ये सारी चीज यूट्यूब पर करते हैं हम। चलिए, मोबिलिटी की अगर हम बात करें, मोबिलिटी हमारे पास में क्या होती है, तो यहां पर लिख देना, यहां पर लिखना इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of electric field, in the presence of electric field, electric field, the moving ability of electron, the moving ability of electron, moving ability of electron is called mobility, is called mobility. नेक्स्ट क्या होगा, मोबिलिटी जो होता है ना, म्यू हमारे पास में किस किस का रेशियो होता है, जल्दी से बताओ। तो वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है मोबिलिटी, है ना। तो मोबिलिटी क्या होगा, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पर वीडी क्या है ध्यान रखिएगा, हमारे पास में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास में क्या होगा, मोबिलिटी हमारे पास में क्या होगा, मोबिलिटी इज ए रेशियो ऑफ, हमारे पास में क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारे पास में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां से क्या होगा हमारे पास में, ये होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकंड, वोल्ट इनटू सेकंड जो है वही हमारे पास में क्या होता है, ड्रिफ्ट, इसकी यूनिट होगी, है ना, मोबिलिटी की ना। एक मिनट, हेलो। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इनटू सेकंड जो है, ये क्या होगी हमारे पास में, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, यूनिट ऑफ मोबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो मैं एक कर्व बना रहा हूं, ये जो कर्व है यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो हमारे पास में रहते हैं। जैसे से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, हम बात करेंगे किसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में। अगर मान लो हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, मोबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर हमारे पास में वेरिएबल होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मान लो हमारे पास में थोड़ा सा भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसे समझो कि आपकी एक बाइक जा रही है, एक आध बाइक और आ गई आपके साथ में,
तो क्या होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी स्पीड से जा रहे होंगे ना। तो यानी कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास में मोबिलिटी जो है वो हमारे पास में म्यू है वो कांस्टेंट है, म्यू म्यू कांस्टेंट है। लेकिन ये कहां पर होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो बताओ मोबिलिटी क्या होगी। अब आप ऐसा मत सोचना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जाएंगे ना, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मोबिलिटी थोड़ी सी हमारे पास में क्या होगी, कम होगी। अगर मोबिलिटी कम होगी तो यहां पर मोबिलिटी कम होगी, तो मोबिलिटी का और इनका रिलेशन जो होता है म्यू, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिवाइड बाय रूट ई। रूट ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम होगी हमारे पास में। लेकिन अगर मैं ये बात करूं मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हम बात करें, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो हमारे पास में म्यू है वो प्योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। ये कहां पर होगा, ये फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर, फॉर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके होंगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारे पास में होगा। और ये होगा मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये कहां पर रहेगा, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मॉडरेट, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में क्या रहेगा, तो ध्यान रखिए फिर से मैं बात कर रहा हूं, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में क्या होगा, तो मॉडरेट के अंदर तो हमारे पास में इनवर्सली होगा रूट के, लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। और यहां पर क्या आएगा, हमारे पास में मोबिलिटी कांस्टेंट रहेगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ये तीनों रिलेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है बहुत बार। अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहां पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो क्या बनेगा। आपसे बोलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व है वो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। तो देखो यहां पर आप देखिए, इससे इस रिलेशन से देखिए, इसको उधर ले जाओ तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है म्यू इनटू ई। अगर मान लो ये म्यू कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट है तो वीडी प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। अगर वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होगा तो हमारे पास में यहां पर जो है वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन हमारे पास में बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियरली हमारे पास में इंक्रीज होगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इस केस में, आप मुझे बताइए यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस ई का जो कर्व है वो क्या बनेगा बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, तो बताओ इनका कर्व क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, क्या कर्व बनेगा। तो देखो रिलेशन यहां पर आइए फिर से, इस बार क्या कांस्टेंट है, यहां पर अगर हम बात करें म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हमारे पास में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में क्या हो जाएगा। तो देखो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, यहां पर आप सोचिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बताओ क्या होगा, कि बोले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। बेटा ऐसा कैसे होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रैफिक ऐसा है कि आपके पास में गाड़ी से गाड़ी सटी हुई है। आप वो एज्यूम कीजिए कि हमारे पास में, जब आप ये बात है दिल्ली के ट्रैफिक में, आप आ जाइए कभी भी शाम को 5 बजे, ठीक है, दिल्ली के ट्रैफिक में, नोएडा के ट्रैफिक में शाम को 5 बजे आ जाइए, आपको ये मोबिलिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट फील हो जाएगा। मतलब एक दिन आप नोएडा के ट्रैफिक को आप या दिल्ली के ट्रैफिक को फेस कर लीजिए, मोबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शाम जैसे ही 5 बजते हैं ना, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सभी गाड़ियां लेकर बाहर आ जाते हैं, गाड़ी से गाड़ी सटी होती है, बस सभी धीरे 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 जा रहे हैं, एक स्पीड से जा रहे हैं आराम से, है ना, एक स्पीड से जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि फास्ट स्पीड से चला जाएगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी फिर, है ना, कोई जल्दी नहीं जा सकता है, वो 5-10 की स्पीड से धीरे धीरे गाड़ी आगे खिसक रही होगी, आप भी चलते जा रहे होंगे, ऐसा चलता है हमारे पास में ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे कि वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
समझ में आ गया कांस्टेंट लाइन क्यों बनाई है मैंने? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि कांस्टेंट लाइन क्यों बनाई है? क्लियर है? चलिए, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आप इस रिलेशन से भी देख सकते थे, आप चाहते इससे भी देख सकते हो। मैंने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना है, और हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर ये बोलकर चल रहे हैं कि ये देखना है, और हम ये बोल रहे हैं कि यह रिलेशन जो है सर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। ये कब बन सकता है? आप मुझे बताओ, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई कब बन सकता है? ये तब बन सकता है जब हमारे पास में ये कांस्टेंट होगा, तभी तो बनेगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ई का नीचे डिवाइड कर लो, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई बन जाएगा। यहां से भी आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली फील भी आप कर सकते हैं, और यहां से भी आप देख सकते हैं, दोनों ही केस में ना। जो आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं ना, वो हाइपरबोला यहां बनेगा। म्यू वर्सेस ई का जो कर्व है वो हाइपरबोला बनेगा। मैं वीडी वर्सेस ई की बात कर रहा था यहां पर, है ना, वीडी वर्सेस ई की बात कर रहा था मैं यहां पर। यहां पर अगर आपको म्यू वर्सेस ई का कर्व बनाना है तो आप बना दीजिए। आप मुझे बोलोगे सर म्यू और ई का कर्व क्या बनेगा, मैं बोलूंगा ये बनेगा, म्यू और ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रेक्टेंगुलर हाइपरगोला बनेगा, कहां पर? वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। अब क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ ये पूरा ग्राफ। किसी को कोई भी सिंगल डाउट है छोटा सा भी तो आप पूछिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। क्लियर है यहां तक? हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो नॉन लीनियरिटी इंक्रीज होगी, सही बात है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। वेरी गुड। क्यों होती है रीजन? लाइट वेट का होता है, एकदम सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये भी लिख देना कि म्यू एन किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, किससे? ध्यान रखना, म्यू पी से। म्यू एन क्या है हमारे पास में? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एन क्या है हमारे पास में? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड म्यू पी क्या है हमारे पास में? मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ होल। मोबिलिटी ऑफ होल हमारे पास में रहेगा ना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हेडिंग लिखते हैं ओम्स लॉ। हेडिंग लिखते हैं हम ओम्स लॉ। तो देखो आपके पास में जब भी ओम्स लॉ का नाम याद आता है तो क्या करते हो आपके पास में? जब भी ओम्स लॉ की बात आती है, आपसे पूछा था कि बताओ व्हाट इज द ओम्स लॉ, और आपके मन में आता है सर V इक्वल टू आई आर। सबसे पहले यही आता है, क्योंकि आप लोगों ने यही पढ़ा। लेकिन एक बार में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ऑप्शन ए था बराबर V इक्वल टू आई आर, ऑप्शन बी भी कुछ दे रखा था, सी भी कुछ दे रखा था, डी दे रखा था J बराबर सिग्मा इंटू ई। और अगर ऑप्शन ए अगर आपको ये दिख गया V इक्वल टू आई आर, तो आप पहला ही आंसर यही लगा के आएंगे सर ओम्स लॉ पूछा था, क्या ही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन ध्यान रखना ये आंसर गलत होगा। व्हाट इज द ओम्स लॉ? अगर कभी भी अगर ओम्स लॉ पूछे ना, तो आपको अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है ना। वो तो मॉडिफाइड वर्जन है जो आप पढ़ते हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे हमारे पास में ना। तो ओम्स लॉ जो हमारे पास में होता है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई हमारे पास में होता है। जे बराबर सिग्मा इंटू ई का मतलब क्या समझिएगा, कि ये हमारे पास में कंडक्टर है, ये हमारे पास में कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जे बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है और ई बराबर क्या होता है? तो जे बराबर होता है हमारे पास में करंट डेंसिटी। जे बराबर क्या होता है? करंट डेंसिटी।
जे बराबर क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। सिग्मा हमारे पास में क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी। और हमारे पास में यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी भी आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगा हमारे पास में, ये होगा फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आ रही है आवाज, अभी बताओ जल्दी से। अभी आवाज आ रही है? तो समझिएगा। तो यहां से अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा था करंट डेंसिटी के बारे में, जे बराबर करंट पर यूनिट एरिया होता है। ध्यान रखना करंट डेंसिटी की यूनिट बहुत बार पूछी गई है, इसकी यूनिट ध्यान रखना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारे पास सिग्मा जो होगा 1 बाय रजिस्टिविटी होगा, और ई जो होगा वो वोल्ट पर मीटर होगा, तो वोल्ट पर मीटर लेंथ मैंने आपको लिखा दिया है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ओम्स लॉ ये नहीं होता है जो आप पढ़ते हो। ओम्स लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या होता है, ओम्स लॉ होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई होता है। जे बराबर सिग्मा इंटू ए होता है। जे की जगह आप आई बाई ए लिख दीजिए, सिग्मा की जगह 1 बाई रो लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल लिख दीजिए। और यहां पर आप जो इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो यहां से इसको इधर ले आओ, है ना। तो यहां से कितना है, इन दोनों को ऊपर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो यहां से v इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, रो इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू आई। यही किसका होता है, यही तो रेजिस्टेंस होता है, तो v इक्वल टू आई इंटू आर। देखो ये मॉडिफाइड वर्जन है जो आप लिखते हैं। अरे समझ में आ गया? जो आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं v इक्वल टू आई आर, वो मॉडिफाइड फॉर्म है हमारे पास में, एक्चुअल ओम्स लॉ ये होता है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में एग्जामिनर कभी भी अगर आपको यहां से वैल्यू आपसे पूछ लेगा क्या चीज के बारे में, ध्यान रखना। तो कंडक्टिविटी पूछ ले, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देकर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, और बनाए हुए इसने बहुत बार एग्जामिनर ने एग्जाम के अंदर, जे बराबर सिग्मा इंटू ई से। तो आने वाले किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। जे बराबर सिग्मा इंटू ई हमारे पास में ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। तो ये दोनों ही ओम्स लॉ ही है हमारे पास में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी बैंड गैप के बारे में। एनर्जी बैंड गैप के बारे में, एनर्जी बैंड गैप की अगर मैं बात करूं, एनर्जी बैंड गैप जो होता है ना हमारे पास में, ईजी के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, ईजी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी बैंड गैप जो है वो होता है ईजी। ईजी जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में कोई भी एलिमेंट है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, और ये इसका क्या है, वैलेंस बैंड है। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। और ये जो पार्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये होता है ईसी, ये होता है ईवी। और इसके बीच का ये जो पार्ट होता है ना,
इसको अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होगा हमारे पास में? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप हम इसको बोलकर चलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारे पास में वो पार्ट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, क्या होगा हमारे पास में? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या होगा हमारे पास में? इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन विल रिमेन प्रेजेंट, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट। नो फ्री इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट। ठीक है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप ये जो आप लिखते हो ना, एक्चुअली इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ना थोड़ा सा। ऐसे डायग्राम आपने बहुत बार बनाए होंगे। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होता है, ये जो आप बनाते हो ना, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होता है। क्या होता है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्या बोला मैंने? ये जो डायग्राम होता है ना, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होता है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इधर वाई एक्सिस पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा? ये जो एटम है, जिसे मान लो एल्यूमिनियम, सोडियम है, ये हमारे पास में सोडियम है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सोडियम में ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर होंगे। सबसे बाहर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 यहाँ पर होंगे और 8 हमारे पास में यहाँ पर होंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन से वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? वो करता है वैलेंस बैंड में। वो कहां पर करता है? वैलेंस बैंड में। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस सोडियम के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा? ये इतनी एनर्जी, ध्यान रखिएगा कहां पर? इतने एनर्जी लेवल तक। कितने एनर्जी लेवल तक? इतने एनर्जी लेवल तक क्या होता है हमारे पास में? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में जब एनर्जी बढ़ती है तो थोड़ा सा मूवमेंट इनको दिखाई देता है कि हाँ चलो ऐसा कुछ मूवमेंट सा चल रहा है। लेकिन जब आपके पास में इतने एनर्जी लेवल पर हम जाएंगे ना, ये एनर्जी लेवल ये होता है ईवी और ये होता है ईसी। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया, तो हमारे पास में क्या होगा? उस एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ईसी से ऊपर हो गया ना, ईसी से जैसे ही ऊपर हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ये एक्चुअल में इस तरह का डायग्राम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई? कंडक्शन बेड में पहुंच जाएगा डेफिनेटली। लेकिन यहां पर इसमें कोई बीच में एग्जिस्टेंस नहीं होगी, यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस वो मूव करके चला जाएगा, बट यहां पर रुकेगा नहीं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कि यहां पर प्रेजेंट रहे हमारे पास में ना। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को क्लियर होगा। तो ये जो एनर्जी बैंड होता है ना, ईजी, इसको अपन लिखते हैं ईजी। एनर्जी बैंड जो होता है ना, गैप, ईजी होता है वो ईसी माइनस क्या होता है? ईवी। ये हमारे पास में होता है। ईजी इक्वल टू क्या होता है? ईसी माइनस ईवी होता है हमारे पास में। एक और ये होता है ईजी और टेम्परेचर का रिलेशन होता है ईजी नॉट माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ईजी इक्वल टू क्या होगा? ईजी नॉट माइनस क्या होता है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक रिलेशन हमारे पास में और होता है। क्या होता है हमारे पास? ईजी इक्वल टू ईजी नॉट माइनस अल्फा इंटू टी लिख दो आप, डेल्टा टी नहीं तो टी लिख दो आप। यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पूछेगा या चेंज इन टेम्परेचर होगा तो जीरो से, चलो डेल्टा टी रहने दो, जीरो के रेस्पेक्ट में तो डेल्टा टी रहने दो, है ना। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन होता है ईजी इक्वल टू ईजी नॉट इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ईजी नोट की वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां पर? 0 केल्विन पर। कहां पर मैं पूछ रहा हूं? तो यहां पर हम अलग अलग बात करेंगे, सिलिकॉन की बात करेंगे, जर्मेनियम की बात करेंगे और गैलियम आर्सेनाइड की बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे?
सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड की हम बात करेंगे। गैलियम आर्सेनाइड की हम बात करेंगे और हम ये सारी वैल्यू हम लिखेंगे कहां पर? तो यहां पर क्या आएगा, ये हम बात करेंगे कहां पर? केल्विन पर। और ये हमारे पास में क्या होगा? 300 केल्विन पर, रूम टेम्परेचर पर, है ना। 0 केल्विन पर बताओगे आप मुझे Eg की वैल्यू कितनी होती है? 0 केल्विन पर Eg नोट क्या है? 0 केल्विन पर एनर्जी गैप। Eg नोट कहां पर है? एनर्जी बैंड गैप कहां पर, ध्यान रखना, एट 0 केल्विन पर। Eg नोट मैंने यहां लिख दिया, यहां पर लिख दो 0 केल्विन पर Eg नोट। ये Eg कहां पर होगा? रूम टेम्परेचर पर, है ना। तो कितना होता है? 1.21 एंड 1.1, करेक्ट। 1.21 हमारे पास में सिलिकॉन के लिए होगा कहां पर? 0 केल्विन पर। रूम टेम्परेचर पर बात करोगे तो 1.1 रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में होगा। अगला आप मुझे बताएंगे जर्मेनियम के लिए कितना होता है? जर्मेनियम के लिए कितना होता है? तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.78, करेक्ट, 0.78। एंड नेक्स्ट क्या होगा? 0.72। जर्मेनियम के लिए क्या होगा? 0.78 और 0.72। लास्ट आप मुझे बताएंगे गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.51, 1.519 एंड 1.42। करेक्ट आंसर 1.519 एंड 1.42, ये होगा गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो ये होगी हमारे पास में एनर्जी बैंड गैप कहां पर? 0 केल्विन पर भी हमारे पास में होगा और हमारे पास में रूम टेम्परेचर पर भी हम। हाँ बेटा, कौन प्रेस कर रहे हो बताओ? कोई डाउट हो तो पूछो, बार बार आप प्रेस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ कोई डाउट। अमित, सेम, बताइए कोई डाउट। कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं कहां पर? अगली हमारे पास है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी लीकेज करंट। लीकेज करंट, लीकेज करंट। अगर हम बात करें लीकेज करंट के बारे में, लीकेज करंट जो है बेटा, मुझे उसको बंद करना पड़ेगा साउंड को यार। ये कोई मजाक का खेल थोड़ी ना चल रहा है, मैं बंद ही कर देता हूँ ना। चलिए मैंने बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास में लीकेज करंट। हमारे पास में ना लीकेज करंट का और नाम होते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसी का एक और नाम क्या होता है हमारे पास में? रिवर्स सैचुरेशन करंट भी होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, ड्रिफ्ट करंट बोला जाता है या डिफ्यूजन करंट? जल्दी से बताओ, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट, करेक्ट। इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं अपन इसको? ड्रिफ्ट करंट। इसी को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट? तो इसी को बोला जाता है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। ये मेजॉरिटी नहीं होता है, ये क्या होता है हमारे पास में? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट हमारे पास में हो जाता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे नाम्स आएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजें। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए चार नाम याद रखना: लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट,
ड्रिफ्ट करंट या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। ये जो लीकेज करंट होता है ना, एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये होता है हमारे पास में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? हमारे पास में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लीकेज करंट इज डिपेंड्स ऑन, लीकेज करंट इट डिपेंड ऑन। अच्छा इस बताओ, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें? सारी चीजें समझ में आ रही है ना? क्योंकि अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है कि जो क्लास के अंदर हम 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में पढ़ते हैं, उतना मैंने आपको अभी इस टाइम में पढ़ा दिया। तो थोड़ा अपन फास्ट चल रहे हैं, बट हाँ हर एक चीज मैं कवर करता जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, लीकेज करंट जो होगा ना हमारे पास में, लीकेज करंट है इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लीकेज करंट जो है वो हमारे पास में क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, लीकेज करंट 7% से इंक्रीज हो जाता है। किसमें ध्यान रखना? फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, लीकेज करंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में? लीकेज करंट, लीकेज करंट विल इंक्रीज बाय, लीकेज करंट विल इंक्रीज्ड बाय, increased by, लीकेज करंट विल इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज होगा लीकेज करंट? ध्यान रखिएगा 7% है ना। एंड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एंड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, लीकेज करंट जो है वो क्या होगा हमारे पास में? लीकेज करंट बिकम्स डबल, बिकम्स डबल। तो ये पॉइंट याद रखना है, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर लीकेज करंट आपका डबल हो जाता है। या फिर आप एक रिलेशन भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पर RT2 जो होता है ना, वो होता है हमारे पास में RT1 2 to the power T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है ना। तो अलग किसी टेम्परेचर पर अगर आपसे पूछे ना, तो आप यहां से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जिससे मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाएगा कि व्हेन टेम्परेचर T1 जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब हमारा लीकेज करंट आई नोट जो है वो 10 मिली एम्पियर है। आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बताओ लीकेज करंट कितना हो जाएगा? सॉरी, I0T2, R T2 नहीं, I0T2 है ना। I0T2 करना है इसको, और I0T1 करना, I0T1 करना है ना। तो आपसे पूछेगा बताओ लीकेज करंट कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर बताओ जल्दी से मुझे, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ।
चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इस फॉर्मूले को अगर आप लिखोगे तो आई नोट T2 जो होगा, आई नोट T2 होगा, वो हमारे पास में क्या होगा, आई नोट T1। और आई नोट T1 जो है वो कितना है, पहले केस पर 10 मिली एम्पियर है। 2 टू दी पावर 40 माइनस 10 कितना होगा, 30/3। आप 10 कर लो, कितना आएगा 3। 2 टू दी पावर 3 8 होगा, तो 80 मिली एम्पियर आपका आंसर आ रहा है। 80 मिली एम्पियर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा था, जल्दी से बताओ। 80 आ रहा है। चलिए, कोई आंसर 8 दे रहा है, वो गलत आंसर है ना। अच्छा, ये वाला 8 बोला होगा आपने, ये 8 इंटू 10 करना है, 80 हमारे पास में मिली एम्पियर आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको यही क्वेश्चन जो है वो क्या, वो आपसे बोल देगा कि जब हमारा टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बताओ क्या आंसर होगा। 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या आंसर होगा, ये आपसे पूछेगा, बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए, क्या आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना। अब आपको देखो यहां पर क्या करना है, जब भी ऐसा करना है ना, तो 40 तक तो वैसे ही निकालना है ना। 40 तक तो वैसे ही निकालना है। जब हमारा T2 कितना हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, उस केस में IT2 कितना होगा, तो वो तो आपको कैसे निकालना है, आपके पास में 10 इंटू 2 टू दी पावर 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 3, तो ये तो 80 आ जाएगा। अब ये 80 में 1 डिग्री और एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर क्या होगा, 7% से इंक्रीमेंट और हो जाएगा ना। तो 7% का इंक्रीमेंट और कर दो इसके अंदर। तो 80 का 7% कितना होता है, 7/100 आप कर दीजिए। तो 80 में 7% को और ऐड कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5.6। ये 80 हमारे पास में 85.6 हमारे पास में हो जाएगा टोटल मिलाकर। 7% हमने इंक्रीमेंट जो है और कर दिया, 85.6 मिली एम्पियर। 85.6 मिली एम्पियर जो है वो हमारा आंसर आएगा। चलो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे, यस सर, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे। चलो, तो इसके आगे जो है वो अपन कल स्टार्ट करें, इसके आगे अपन कल स्टार्ट करते हैं। आज अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल ध्यान रखना, कल हमारे सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और कल हम डायोड सर्किट जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे ना। परसों संडे है, सुन लो अभी जाना नहीं है। परसों संडे है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे को जो है इसकी 4-5 घंटे की एक ही क्लास रखें, ताकि उस दिन जो है वो बीजेटी वाला पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि जितना जल्दी आपका क्रैश कोर्स खत्म होगा उतना जल्दी आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर पाएंगे। और ईएससी के क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हो ना, ईएससी वाले क्वेश्चन को फॉलो करना है। आरएम बेच में जो करा रहा हूँ क्वेश्चन को फॉलो जरूर कीजिएगा, उनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं कि रिसेंट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस एई के क्वेश्चन, प्रीवियस ईएससी के क्वेश्चन एज इट इज उठकर आ रहे हैं ना, उसमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं कर रहा है वो, तो उनको जरूर करते रहिएगा ना। चलिए, तो संडे को क्लास रखते हैं अपन, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।